दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापक के द्वारा लिए गए पेपर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो हुआ था जनवरी 2017 के लिए। दोस्तों, इसमें जनरल साइंस के मैं 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको मैं आपको सॉल्व करा के बताऊँगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि पटवारी की परीक्षाएँ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर होने वाली हैं, इसलिए ये है प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर के पूरे जनरल क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर पाऊँगा और आपके कॉन्सेप्ट और बेसिक भी क्लियर करता जाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पूछा गया है, ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती हैं, इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसको कहा जाता है कैनोपी और पितान। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं, किसी फॉरेस्ट में जो सबसे बड़ा प्लांट होता है यानी पेड़ होता है और जिसकी जो लेयर बनती है सबसे बड़े पौधों की, तो उसको बोला जाता है दोस्तों इमरजेंट लेयर। इसके बाद दोस्तों, किसी जंगल में इससे कम हाइट के पेड़ होते हैं, इसके बाद और थोड़े कम हाइट के और होते हैं सबसे कम वाले। ठीक है, इस तरह दोस्तों जंगल में पेड़ होते हैं, तो यह 4 लेयर में बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो सबसे हाइट इनकी ज़्यादा है जिन पेड़ों की, उनको बोलते हैं इमरजेंट लेयर। क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको बोलते हैं इमरजेंट लेयर। इसके बाद दोस्तों, जो इससे कम हाइट के होते हैं उनको बोला जाता है कैनोपी लेयर। ठीक है, कैनोपी लेयर। इसके बाद जो लेयर बनती है उसको बोला जाता है अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी लेयर। और जो सबसे नीचे वाले होते हैं, सबसे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनको कहा जाता है फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों किसी जंगल में 4 लेयर में हम पेड़ों को बांट सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे पूछा गया था कि ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को ढकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दोस्तों, उनको कहते हैं अपन कैनोपी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल की जिस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है वह कहलाती है। दोस्तों, इसको प्रवाजी आसवन द्वारा कोई भी क्रूड पेट्रोलियम ऑयल हो उसको रिफाइंड किया जाता है, तो हमें यह आंसर याद रखना होगा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बिजली संचालित करने वाले अधिकांश तरल इनके विलयन होते हैं, यानी दोस्तों जो लिक्विड जिसमें से करंट पास होता है वह किसका सॉल्यूशन होता है? दोस्तों, किसी सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास होता है उसमें एसिड प्लस बेस प्लस एसिड बेस से मिलकर बनने वाला साल्ट। ठीक है, ये तीनों चीज़ किसी सॉल्यूशन में मिलती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एसिड बेस एंड साल्ट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है निम्न में से कौन सा उर्वरकों के गुणधर्म से संबंधित है? ठीक है दोस्तों फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? फर्टिलाइजर का काम प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि वह अच्छे से ग्रोथ कर सके और फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अब हम पढ़ के एक बार देख लेते हैं। जलधारण क्षमता को बढ़ाता नहीं, यह प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मृदा को बहुत सा ह्यूमस प्रदान करता है नहीं दोस्तों, यह प्लांट को सपोर्ट करता है। और मृदा की बनावट को सुधारता नहीं। दोस्तों, इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा NPK जैसे पादप पोषकों में संबंध होता है। NPK के दोस्तों का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं दोस्तों नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम एक निश्चित अनुपात में होते हैं जो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, जिससे कि हमारी खेती की जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा NPK। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है स्पाइरेकल कहलाने वाले छोटे द्वार जो हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं वह इसका लक्षण होते हैं। दोस्तों, कॉकरोच में लंग्स नहीं होते हैं, उसमें एक खास प्रकार के
स्पाइरेकल कहलाने वाले छेद होते हैं जिससे हवा उसके शरीर में प्रवेश करती है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। उस सुरक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है व संबंधित आग से बचाव करता है। दोस्तों हम आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है CFL। नहीं दोस्तों, CFL तो एक प्रकार का बल्ब होता है। और दिया गया है फ्यूज़। दोस्तों हाँ, फ्यूज़ का उपयोग हम इस तरह से करते हैं जिससे कि ओवरलोड होने पर वह जो पाथवे होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्लोज पाथवे, उसको वह ओपन कर सके। ठीक है, मान लीजिए यह किसी करंट का पाथवे है प्लस से माइनस। ठीक है, इसमें हम लगा देते हैं दोस्तों एक फ्यूज़। ठीक है, जब ज़्यादा ओवरलोड होता है यह एक कंडक्शन यहाँ पर फ्लो बन रहा है करंट का, उसको यह ब्रेक कर देता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा फ्यूज़। सोच इसका आंसर भी नहीं होगा, एलिमेंट भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा आंसर होता है फ्यूज़। फ्यूज़ का उपयोग हम करते हैं विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। संवाहक पट्टियाँ टेरिलिन से बनी होती हैं। दोस्तों कन्वेयर बेल्ट मतलब वो होता है जिस पर कोई मटेरियल जो है मटेरियल को हम डाल देते हैं, वह मूव करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों यह मजबूत भी होना चाहिए और बहुत ही इलास्टिक यानी लचकदार भी होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन सा एक पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं एंडेमिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंडेमिक को हिंदी में बोलते हैं स्थानिक। ठीक है, एंडेमिक दोस्तों उसको कहते हैं जो किसी खास एरिया या पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। जैसे कि एशियाई शेर केवल आपको पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल वहीं यह पाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों एशियाई शेर एक एंडेमिक एनिमल है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एशियाई शेर। ये आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समुद्र तलों में इनके द्वारा प्राप्त सिलिका के बड़े भंडार होते हैं। दोस्तों समुद्र के तल में नीचे पाया जाता है डायटम्स। ठीक है दोस्तों, डायटम क्या करता है दोस्तों? डायटम एक प्रकार का शैवाल होता है। ठीक है, डायटम एक प्रकार का शैवाल होता है जिससे सिलिका बनती है। ठीक है, सिलिका बनती है। यह समुद्र के सबसे नीचे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डायटम, जो कि एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय के रूप में रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा उपयोग किया जा सके। ठीक है दोस्तों यह यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको बता देते हैं दोस्तों। एक लेग्यूमिनस, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में दोस्तों एक खास प्रकार की जड़ें होती हैं। ठीक है, खास प्रकार की जड़ें होती हैं। उन जड़ों में दोस्तों एक खास प्रकार का बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं राइजोबियम। यह काम क्या करता है दोस्तों? यह दोस्तों वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको यह फिक्स करता है। फिक्स करता मतलब पादप को, प्लांट को उपलब्ध करवाता है जिससे कि प्लांट ग्रो कर सके। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा राइजोबियम। और हम बाकी बैक्टीरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बोला गया है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस दोस्तों फूड पॉइजनिंग और अलग अलग बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, निम्नकोकस निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस दोस्तों दही में मिलता है। ठीक है, ये मैंने आपको 3 बैक्टीरिया के बारे में और बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए घर्षण का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों घर्षण का फार्मूला होता है म्यू और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, म्यू नॉर्मल फोर्स को हम लिख सकते हैं m और g।
एम यहाँ पर वेट हो जाएगा किसी वस्तु का, जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, एफ जो है समानुपाती होता है एम के। ठीक है, जैसे जैसे एम बढ़ता है यानी किसी द्रव्यमान या मास बढ़ता है किसी वस्तु का, तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज एज अ मास इंक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, मासिक धर्म में होती क्या है, मासिक धर्म में होता क्या है? मासिक धर्म में दोस्तों ब्लड लॉस होता है। ठीक है, ब्लड लॉस होने के कारण अनेमिया हो जाता है। ठीक है, इन अनेमिया को पूरा करने के लिए मासिक धर्म वाली लड़कियों को आयरन प्लस फॉलिक एसिड और कैल्शियम लेना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो ब्लड लॉस हो उसकी भरपाई हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आयरन एंड कैल्शियम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। घर पर पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए गए जाने वाले रासायनिक तरीकों में से एक है। ठीक है, यहाँ से हमसे पूछे गए दोस्तों रासायनिक यानी केमिकल। दोस्तों बॉइलिंग तो एक प्रकार का फिजिकल मेथड हुआ। ठीक है, या फिर बॉइलिंग और इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर है, तो ये भी अलग दोस्तों इस बार फिर ये भी क्या हो जाएंगे, एक तरह का फिजिकल मेथड है। ठीक है, हमसे पूछा गया है रासायनिक केमिकल मेथड के बारे में। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, केमिकल टैबलेट जैसे क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर केमिकल टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर। डिस्टिलेशन का उपयोग हम पानी के लिए नहीं करते हैं, ये भी एक प्रकार का फिजिकल मेथड है। ठीक है, एक प्रकार का भौतिक तरीका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे बोला गया है आंवला एक प्रचुर स्रोत होता है। दोस्तों आंवला, ठीक है, आंवला में दोस्तों विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी का दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एक बात और बता दूं दोस्तों, विटामिन सी आपको जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। और किस किस में पाया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों पाया जाता है नींबू में। ठीक है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली ट्यूब को कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे शुक्राणु के पाथवे के बारे में पूछा गया है। चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों स्पर्म का निर्माण, स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? टेस्टिस में होता है। ठीक है, टेस्टिस में होने के बाद यह आते हैं एपिडिडाइमिस में आते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस के बाद यह आते हैं बास डिफरेंस। ठीक है, बास डिफरेंस के बाद यह आते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट में। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूरेथ्रा में आते हैं, वहीं से दोस्तों यूरिन पास होता है। ठीक है, इस तरह से यह पाथवे आपको याद करना होगा, स्पर्म कहाँ से किस डायरेक्शन में आगे आता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से किसकी रचना होती है? दोस्तों यदि हम बालू, सिल्ट और चिकनी मिट्टी मिला देते हैं तो हमें चिकनी बलुई मिट्टी प्राप्त होती है। एक प्रकार की लॉमी सॉइल हमको प्राप्त होगी, ये आपको याद करना होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ छल्लीय उपग्रह है। दोस्तों शनि को धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा आंसर हो जाएगा शनि के उपग्रह। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है। लोहे में जंग कहाँ तेजी से लग सकती है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है पहले ऑप्शन में तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा
मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण यहाँ पर लोहे में जल्दी जंग लग जाती है। मरुस्थल में ऐसा नहीं होता है, पहाड़ियों में भी ऐसा नहीं होता है, बरसात के क्षेत्रों में भी ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों कोस्टल एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, इसलिए लोहे में आसानी से जंग वहाँ पर लग जाती है और इसकी प्रोसेस भी तेज होती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा कोस्टल एरिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है रेलवे स्टेशनों पर पुलों के ऊपर पैरों की सीढ़ियों का घिसने का क्या कारण होता है। दोस्तों जब भी हम सीढ़ियों पर चलते हैं तो अपने पैर को रखते हैं, ठीक है। पैर को रखने के बाद हम अपने पैर को पीछे ले जाते हैं, ठीक है। पीछे ले जाते हैं तो एक प्रकार का घर्षण यहाँ पर पैदा होता है। यहाँ पर घर्षण फोर्स काम करता है जिसके कारण सीढ़ियाँ घिसने लगती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द नॉन मेटल यूज इन डिसइंफेक्टेड, यानी पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए एक अधातु, ठीक है, अधातु का इस्तेमाल होता है, वह कौन होती है। दोस्तों अधातु में हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समुद्री हवा इसका परिणाम है। दोस्तों समुद्र में जो हवा चलती है वह क्यों चलती है। दोस्तों उसमें होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है दोस्तों, कन्वेक्शन में हवा का डायरेक्शन हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों मान लीजिए आपको बता दूं समुद्र की हवा में होता क्या है। मान लीजिए यह भूमि है, ठीक है, और यह है जल वाला, यानी यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है दोस्तों वाटर है, ठीक है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। जैसे दोस्तों गर्मी होता क्या है, ये है आपकी भूमि, ये क्या है आपकी लैंड है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर दोस्तों जल्दी गर्म होता है इन कंपेयर टू वाटर, ठीक है दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर गर्म होगा तो यहाँ की हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। हवा की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। हवा की डेंसिटी कम हो जाती है तो दोस्तों जबकि वाटर का टेम्परेचर उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता है जितना कि एक ज़मीन पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ की दोस्तों यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ की हवा का डायरेक्शन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, वाटर से लैंड की तरफ, ठीक है। तो समुद्री हवा का कारण क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर कन्वेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब एक तेजी से खिंची हुए बैंड को कर्षित किया जाता है तो इसके कारण ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए आपने एक रबड़ है, इसको आपने टाइट करके बांध दिया है। अब इसमें ज़रा सा आप इसको प्लकट करते हैं या थोड़ा सा इसको हिला देते हैं तो दोस्तों इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या कारण होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों कंपन के कारण यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर पूछा गया है एक वाइट लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं। दोस्तों वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, आपको याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 7 कलर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मानसून पवन तब चलती है। दोस्तों मानसून पवन तब चलती है, जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया था आपको गर्मी में होता क्या है। दोस्तों गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। ऐसा क्यों होता मैंने आपको बताया था। दोस्तों महासागर का टेम्परेचर कम होता है, वहाँ की हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू जहाँ पर भूमि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मानसून पवन का डायरेक्शन महासागर से यानी सी से लैंड की तरफ होता है, ठीक है। इस तरह से यह डायरेक्शन होता है। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। छाया बनती है, ठीक है। दोस्तों छाया क्यों बनती है, आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना होगा या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कोई भी लाइट है उसका डायरेक्शन कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, यानी स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ठीक है। जब कोई इसके पाथ में यानी इसके मार्ग में कोई रुकावट होती है, मान लीजिए कोई वस्तु इसके बीच में आ जाती है, ठीक है, तो दोस्तों यह यहीं इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है।
दोस्तों इस प्रकार से ये आगे ट्रेवल नहीं कर पाती है। आगे ट्रेवल नहीं कर पाती है तो यहाँ पर छाया बनती है। ठीक है, तो हम ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है लाइट ट्रेवल एज अ वेव, हवाई वेव की तरह तो जाती है, लेकिन इसका यह सिद्ध नहीं होता है कि छाया क्यों बनती है। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। यस, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। यदि इसके मार्ग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई चीज़ बीच में आएगी तो इसका मार्ग ये आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगी और छाया प्राप्त आपको हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाइट वेव ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। हाँ दोस्तों, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, लेकिन इससे सिद्ध नहीं होता है कि वह छाया क्यों बनाता है। ठीक है, लाइट व्हेन इट ट्रेवल, नहीं दोस्तों, लाइट कभी भी झुकती नहीं है जब वह ट्रेवल करती है। वह केवल तब झुकती है जब वह किसी मीडियम से टकराती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हमारा यहाँ पर मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा आपको जनरल साइंस कवर कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर आपका पूर्ण दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।